अब जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की क्लास हमने पीछे आपको प्रोवाइड किया फर्स्ट क्लास, जो कि नियर अबाउट आपके 45 प्लस मिनट का था। उसके बाद से हम सेकंड क्लास प्रोवाइड करेंगे। जो आपका यह चैप्टर है मेथड स्टडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें चार्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है, फ्लो डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशन चार्ट क्या होते हैं, आपकी मेथड स्टडी एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हमने जो आपके 20 प्लस क्वेश्चन बताया है उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़ कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। ये ना कीजिएगा कि आप शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप उसी में 2 घंटे लगा दें। तो 2-3 क्वेश्चन लगाने से क्या फ़ायदा, उस टाइम थोड़ा और क्वेश्चन में दीजिए ताकि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकें। कुछ ना कुछ आप उसमें लिखें। ऐसा ना कीजिए कि एक ही क्वेश्चन में पूरा लगा दीजिए और पूरा टाइम आपका बर्बाद हो जाए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, चलिए हम मेथड स्टडी समझते हैं। मेथड स्टडी क्या होता है? देखिए, बेसिकली आपने वर्क स्टडी देखा, प्रोडक्टिविटी देखा। अब मेथड स्टडी जो है ये भी एक वर्क स्टडी के टाइप का ही होता है। इसमें क्या होता है, जो भी काम हम करते हैं उसको एक अलग तरीके से करते हैं, उसको हम सिक्वेंसली करते हैं, एक क्रम वाइज करते हैं। ठीक, जिसे आप बोलते हैं क्रमबद्ध रूप से सभी काम को करना, वही सब इसमें आपका होता है। चलिए देखते हैं। मेथड स्टडी में लिखा गया है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने की वर्तमान विधि का सूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषण करना ही कार्य विधि अध्ययन कहलाता है, जिसे आप मेथड स्टडी बोलते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए आज जिस भी मशीन से काम कर रहे हैं, मान लीजिए आज आप जिस भी मशीन से काम कर रहे हैं उस पर कौन सा प्रोसेस कैसा हो रहा है आप इसको देख रहे हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि उस का स्टडी करेंगे कि किस तरह यह काम करेगा, उसको अच्छे प्रकार से उसका एनालिसिस करेंगे। वही जो रहेगा वही आपका कार्य अध्ययन कहलाएगा। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हम जितने भी मशीनों पे काम कर रहे हैं उसमें जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन सभी प्रोसेस का और जो मशीनों द्वारा काम किया जा रहा है उन सब का एनालिसिस करना ही कार्य विधि अध्ययन अर्थात मेथड स्टडी कहलाता है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो भी मशीनें चल रही हैं, कैसे कैसे वो काम कर रही हैं, उसका टोटल एनालिसिस करना, विश्लेषण करना ही आपका मेथड स्टडी कहलाता है। ठीक, ये आपका मेथड स्टडी होगा। सिंपल है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, जो चैप्टर है आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में उसी पे ही आपका टॉपिक बनाएगा। जैसे प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब लिखिए। वर्क स्टडी क्या होता है इसका सब कुछ लिखिए। मेथड स्टडी सब कुछ लिखिए। वर्क मेजरमेंट सब कुछ उसके बारे में लिखिए। तो ऐसा ही आपका है, अगर आप नाम से समझेंगे चैप्टर को तो आप लिख सकते हैं कुछ भी। आगे इसमें देखते हैं, इतना आप तो समझ ही गए होंगे। उसके बाद लिखा है इसका मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन मेथड्स का स्टैंडर्ड स्थापित करना तथा उनमें आवश्यक सुधार करना। इसका जो मेन पर्पज होता है आपके मेथड स्टडी का वही होता है कि जो भी आपके प्रोडक्शन की मेथड यूज की जा रही हो, चाहे कोई भी प्रोसेस उस पर किया जा रहा है, उसमें एक अलग उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना कि हाँ ये मशीन जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट निकालेगी, तो हाँ वो 10 प्रोडक्ट निकालेगी। तो आप उसका स्टैंडर्ड निर्धारित कर देंगे और उसमें अगर कोई कमी हो रही है तो उसको सुधार करना, ये सब मेथड स्टडी के माध्यम से आपका संभव हो पाता है। अनावश्यक क्रियाओं या गतिविधियों को रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। अनावश्यक गतिविधियाँ जैसे कि आपको वो काम नहीं करना है मशीन पे जो आप कर रहे हैं, तो उसको ये सब हटाने का भी काम आप मेथड स्टडी के माध्यम से कर लेते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको मशीन पे ड्रिलिंग का काम नहीं करना है और आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो जब चेकिंग होगी मेथड स्टडी के माध्यम से तो आप उसको हटा देंगे कि रहने दीजिए और ड्रिलिंग की आवश्यकता इस मशीन पे नहीं है। तो ये काम भी आपके मेथड स्टडी के माध्यम से ही होता है। अब आगे आपका आता है, अर्थात कह सकते हैं आप लोग जो कार्य विधि अध्ययन होता है यह कार्य करने के वर्तमान विधियों को क्रमबद्ध अर्थात सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग और उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, ताकि नवीन ये सब दुनिया भर का विधियों को विकसित, लागू और इसके लागत को कम किया जा सके। सिंपली तौर पे यही कह सकते हैं कि जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई काम आपके घर में हो रहा है तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक उसका निरीक्षण करते रहते हैं, वही आपका मेथड स्टडी कहा जाता है। एक सिस्टमेटिक ढंग से आप काम को देख रहे हैं, काम को कर रहे हैं, तो वही आपका मेथड स्टडी कहा जाता है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल क्षेत्र में किया जा रहा है, प्रोडक्ट के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ भाई आपको कम लागत में अधिक बेनिफिट लेना है, अधिक प्रॉफिट लेना है, तो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको देखना रहेगा, उसका सिस्टमेटिक ढंग से हर
जगह निरीक्षण करना है, हर मशीन पर निरीक्षण करके जो कुछ भी आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा इसको और इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं, तो सब कुछ जितना भी एनालिसिस आप कर ले रहे हैं उस बीच, वही आपका मेथड स्टडी कहलाता है। ठीक, अब पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी ये क्या होता है? जो मेथड स्टडी होता है इसके ऑब्जेक्टिव है कि कार्यकारी दशाओं में सुधार, मतलब जो भी वर्किंग कंडीशंस हो रहे हैं उसमें सुधार किया जा सकता है। एक चीज़ और आप देखते होंगे, ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज़ का देखते हैं, आप किसी भी चीज़ का एडवांटेज देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं आप लोग, एडवांटेज देखते हैं, आप किसी चीज़ का डिसएडवांटेज देखते हैं। बेसिकली हमने इस सब्जेक्ट में देखा है सबका लगभग सेम ही है, तो जहाँ तक हो सके आप क्वेश्चन को मत छोड़िए। जब आपको पता है एडवांटेज में ही लिखना है, डिसएडवांटेज में यही लिखना है, कोई टॉपिक पूछ लिया नहीं समझ में आ रहा तो यही लिख दो कि इस मशीन के द्वारा कम लागत में इतना काम होता है और ये काम यहाँ आसान हो जाता है, यहाँ लेबर ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, मशीनें ऑटोमेटिक काम करती हैं। तो छोड़ के क्या कर लेंगे, फेल हो जाएंगे, बैक आ जाएगी, लास्ट ईयर है, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इससे अच्छा भर कर आओ, कुछ भी लिख के आओ, नंबर दिया तो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला वर्किंग कंडीशन में आपका सुधार हो सकता है। सेकंड कह रहा है कि श्रम शक्ति, मशीनों और पदार्थों के प्रयोग में भी सुधार होता है, क्योंकि जितने भी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं उसको अच्छी प्रकार से हम यूटिलाइज करके अपने काम में उसका उपयोग कर लेंगे। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट के क्वालिटी में भी सुधार होगा। प्रोडक्ट के क्वालिटी में सुधार कैसे होगा? जब आप स्टेप बाय स्टेप सब चेकिंग कर रहे हैं, जैसे ही वह दूसरी मशीन पे गई, पता चला उसमें कोई कमी हो गई, तो आप तुरंत उसकी चेक कर लेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, नया प्रोडक्ट आएगा। तो इससे क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में भी आपका सुधार हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आप हर स्टेप पे ही चेक कर ले रहे हैं, उसमें सबका निरीक्षण आसानी से कर ले रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थों, यंत्रों तथा श्रमिकों का प्रभावकारी उपयोग भी। तो इसमें क्या होता है, जो वहाँ पे मटेरियल हैं, जो यहाँ पे यंत्र काम कर रहे हैं, जितने लेबर हैं, सब पे एक अलग तरह से इंटेंशन जाएगा कि हाँ हमें किस तरह से किस प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक, तो ये जो है आपका था ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। आगे देखते हैं, आगे कार्यविधि के मूल पद जो हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट जैसे होता नहीं है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं इससे रिलेटेड जो कि आपको पढ़ना रहता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला होता है कि मेथड स्टडी करने के पहले आप लोग चुनाव करते हैं। चुनाव क्या करना रहता है? जैसे कि इसमें ऐसे मेथड स्टडी का चुनाव करना रहता है जिसका अध्ययन करके हम उसमें सुधार कर सकें और जो भी उद्देश्यों की हमें पूर्ति करनी रहे उसको हम पूर्ण कर सकें। तो फर्स्ट जो है इसमें वो होता है चुनाव करना। तो चुनाव करना में क्या होता है आपको हमने बता ही दिया कि ऐसे मेथड का आपको चुनाव करना चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज कर सकें, उसमें वांछित जो गुण हैं वो सब हम उसमें प्रोवाइड कर सकें। सेकंड जो स्टेप होता है मेथड स्टडी में वो आता है रिकॉर्ड द डाटा, मतलब डाटा को इकट्ठा करना। इसमें क्या होता है, इसमें आप डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, मशीनों के सारे एक तरह से जितने काम करने का प्रोसेस है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको विभिन्न प्रकार के चार्टों को आप उसको डिज़ाइन करके दिखा देते हैं कि हाँ ये प्रोसेस इतने देर तक हुआ है, ये प्रोसेस इतने देर तक होना चाहिए था, ये सब आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है इसमें जो थर्ड है वो कहता है वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो फैक्ट्स हैं या जो तथ्य हैं उनका मूल्यांकन किया जाना। जैसे कि इसमें यह होता है कि मशीन ने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया है, आपने मेथड स्टडी के माध्यम से जो भी डाटा रिकॉर्ड किया है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या यह सही है कि यह गलत है, ये सब आपका इसमें देखा जाता है। उसका नेक्स्ट आपका आता है डेवलप द बेस्ट मेथड, मतलब सर्वोत्तम कार्यविधि का विकास करना। इसमें क्या होता है कि सभी परिस्थितियां अगर आपने इसमें देख ली हैं कि हाँ सब कुछ सही है, तो आप ये करते हैं कि जितनी भी स्थितियां रहती हैं उस पर आप अपना विचार करते हैं, आप उसकी डिजाइनिंग के बारे में सोचते हैं, आप उसके प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में सोचते हैं और यहाँ तक कि आप उसके बिक्री करने के समय तक को भी इसके माध्यम से आप सोच लेते हैं। लास्ट में आपका आता है इंस्टॉल बेस्ट मेथड। इंस्टॉल बेस्ट मेथड मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम विधि की स्थापना करना। इसमें क्या होता है, इसमें मेथड स्टडी के इस स्टेप में ये देखा जाता है कि जो भी नई नई विधियां आजकल मार्केट में यूज की जा रही हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वही आप अपने भी फैक्ट्री में यूज करेंगे। ये भी मेथड स्टडी के माध्यम से देखा जाता है। लास्ट में अप्लाई करना या मेंटेन करना या लागू करना। लास्ट में लागू करना। लागू करना क्या होता है, सब कुछ ऊपर से देखकर नीचे तक आ गए, सबका वैलिडेशन वेरिफिकेशन सब काम का हो गया, हाँ ये भी सही है वो भी सही है, करने के बाद हम जो इसमें सब कुछ नियम रेगुलेशन होते हैं सबको हम लागू कर देते हैं। लास्ट में हमें हाई प्रोडक्टिविटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक, तो ये आपका स्टेप है, इसको भी आप ऐसे बना देंगे तो अच्छा नंबर मिल सकता है। एग्जामिनर के ऊपर आप अपना अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका टोटल मेथड स्टडी के अंतर्गत इतने सारे आते हैं, इतने सारे टॉपिक हैं, शब्द हैं, इसको आप लिख सकते हैं और अच्छे प्रकार से आप एग्जाम में ज़रूर करके आइएगा। आगे चलिए चलते हैं। जो आपका आगे है मेथड स्टडी के बाद वो है आपका प्रोसेस चार्ट। अब सीधे हम प्रोसेस चार्ट पे चलते हैं। इसमें इस चैप्टर से आपके सारे प्रोसेस चार्ट ही पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आपका देखते हैं प्रोसेस चार्ट, जिसे आप बोलते हैं प्रक्रम चार्ट या प्रक्रम विश्लेषण। इसे हम प्रोसेस एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे प्रोसेस एनालिसिस पूछता है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या होता है, इसी का नाम ही प्रोसेस चार्ट होता है। ठीक, चलिए समझते हैं। कुछ फिगर हैं इसमें, कुछ डायग्राम है, कुछ इसमें एक सिंबल्स हैं जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी रहता है। इन सबको अभी हम आगे बताएंगे। देखिए पहले समझते हैं क्या प्रोसेस का मतलब क्या होता है। कि जो भी प्रोसेस आपका हो रहा है, पहले सुन लीजिए, प्रोसेस चार्ट, जो भी प्रोसेस आप अपनी मशीन पे कर रहे हैं उसको चार्ट पर इंगित करना, चार्ट पे उसको प्रेजेंट करना। आपने ड्रिलिंग किया, चार्ट पे प्रेजेंट कर दिया, हाँ इस स्टेप पे इतनी देर तक ड्रिलिंग हुई है। आगे मिलिंग किया तो आप मिलिंग वाला उस पर दर्शाएंगे। मतलब आप एक प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं, फिर आप दूसरा प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस आप यहाँ पहुँचाने के बाद फिर आप पहले पे पहुँच जा रहे हैं, फिर आप पहले के बाद सीधे 5वें पे चले जा रहे हैं, 5वें के बाद फिर आप 9वें पे चले जा रहे हैं। ठीक, बीच में आपका 6, 7, 8 छूट रहा है, 9 के बाद फिर 2 पे आ रहे हैं, 2 के बाद फिर 7 पे जा रहा है, 7 के बाद 6 पे जा रहा है। मतलब कि हर स्टेप का अलग अलग आपको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करना। ये नहीं है कि ये सब एक सीक्वेंसल में रहेगा, एक क्रम में रहेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं रहेगा। जो भी रहेगा प्रोसेस चार्ट में कि पहले से जाएगा, तीसरे पे भी वो मशीन पे जा सकता है, चौथे पे भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। इसका कोई डायग्राम हम नहीं बताएंगे, बस समझा देंगे। और यहाँ पे आपको हमने कुछ इसका बता भी दिया कि ऐसे ऐसे लगे होते हैं बहुत सारी मशीनें, पहले से तीसरे पे जा सकता है, तीसरे से चौथे पे जा सकता है, चौथे से फिर दूसरे पे आ सकता है। मतलब एक तरह से जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं उसको चार्ट पे अंकित करने का जो क्रिया होता है वही प्रोसेस चार्ट में आपका देखा जा सकता है। अब उस प्रोसेस में बहुत सारे काम होते हैं, उन्हीं को हम इसमें लिखेंगे तो आपका जो टॉपिक है, जो हेडिंग लिखने के बाद वो लंबा हो जाएगा। लेकिन सिंपल सा मेथड यही है, किसी मशीन पे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जितने प्रोसेस से होकर वह गुजर रहा है उन सबको एक चार्ट पे अगर हम अंकित कर ले रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, वही आपका प्रोसेस चार्ट होता है। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है कि प्रक्रम विधि, या आप कह सकते हैं जो प्रोसेस चार्ट है, इसका अध्ययन करने के लिए, इसको सरल रूप में समझने के लिए जो भी प्रोसेस आप करते हैं उसको हम प्रोसेस चार्ट के माध्यम से ही करते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत कार्यविधि के किसी भी भाग का सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप मेथड स्टडी करते हैं, उसका छोटे भाग पैमाने पे हम अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि पूरी कार्यविधि को समग्र रूप से समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक, पूरी कार्यविधि मतलब ये कि आप एक इनिशियल से फाइनल तक जितना भी काम इसमें हुआ है, ठीक, इनिशियल से यानी प्रारंभिक से अंत तक जितना भी काम इसमें हुआ है, सभी प्रोसेस को हम समझने का काम करते हैं। ठीक है, प्रक्रम विश्लेषण या प्रोसेस चार्ट पूरे कार्यचक्र का एक विस्तृत चित्र प्रदर्शित कर देता है। चित्र प्रदर्शित कर देता है, यहाँ समझाते हैं। जैसे कि कहने का मतलब इसके ये है कि आपका फर्स्ट स्टेप से चालू हुआ, यहाँ आपके थर्ड स्टेप पे गया, यहाँ पे मान लीजिए ड्रिलिंग हुई, यहाँ पे आपकी मिलिंग हुई, उसके बाद सेकंड स्टेप पे इसको थर्ड से सेकंड पे आना है, थर्ड से सेकंड पे आना है, यहाँ आपकी फाइलिंग की गई है, सेकंड से आपको फोर्थ पे जाना है, यहाँ आपका मान लीजिए कटिंग की गई, और फोर्थ से आपका मान लीजिए 5 पे आना है, तो 5 पे मान लीजिए आप नर्लिंग प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं इसका एक तरह से चार्ट बना देता है। ठीक, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैनेजर आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, वो इसको चेक करते हैं, हाँ इस मेथड से काम हुआ है और हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे बनाए गए हैं। उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि सभी प्रोडक्ट, आपके हज़ारों करोड़ों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सबकी चेकिंग करेंगे, तो ऐसा वो नहीं कर पाते, इसलिए इस सभी चार्ट्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ा था गैंट चार्ट के बारे में, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, ब्रेक इवन चार्ट के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का निरीक्षण तो करते नहीं थे, बस चार्ट के माध्यम से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता लगा लेते थे। ठीक, तो इसमें अब यही है कि प्रथम विश्लेषण के उपरांत ऑपरेशन विश्लेषण द्वारा एक एक भाग का सूक्ष्म अध्ययन करते जाते हैं। इसके लिए चार्टों का ही निर्माण हम लोग करते हैं। तो वही है कि चार्टों के माध्यम से हम सारा अध्ययन करते रहते हैं।
यह चार्ट कार्यविधि को लिपिबद्ध संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने का तरीका है। अब ये लिपिबद्ध मतलब एक तरह से इंगित करने का एक तरीका होता है, सिंबल वगैरह के माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कोई दिक्कत आपको ना आए और जो चेक करना है वो अच्छे से समझ भी सकें। ठीक, इन चार्टों से, क्या है, चार्ट हैं, इन चार्टों से कार्यविधि को समझने में भी सरलता रहती है। प्रोसेस चार्ट कार्यविधि के विभिन्न अंगों को चार्ट एवं आरेख के रूप में प्रदर्शित करता है। हमने पहले ही बताया कि इन सब में वही लाइनों का काम है, ऐसे ऐसे लाइनें बना दी जाएंगी, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ड्रिलिंग मिलिंग फिलिंग जो करना रहे सब काम आपके हो जाते हैं। डायग्राम के माध्यम से ही समझने वाला समझ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गिलब्रेथ दंपत्ति ने सर्वप्रथम प्रोसेस चार्ट को बनाने के लिए सिंबल्स का उपयोग किया था। ये कोई थे जिन्होंने अपना प्रोसेस चार्ट को बनाने के लिए सिंबल्स का इसमें यूज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 40 चिन्हों का उपयोग किया था, परंतु अब केवल 5 चिन्हों का ही वास्तविक रूप से यूज में हम लाते हैं। केवल 5 चिन्ह है जिसका हमेशा आपको आवश्यकता पड़ती रहती है, जो आपके सभी काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस चार्ट क्या होता है। ना समझ में आया तो जिस तरह से हमने इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको समझाया, आप उस तरह से भी अपने एग्जाम में चार्ट बना सकते हैं, आप डिज़ाइन उसको कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ड्रिलिंग पे जाते हैं, मिलिंग पे जाते हैं, बना बना के समझाया अभी पीछे, वैसे आप समझा देंगे और इतना लिख देंगे तो नंबर तो आपका कटेगा ही नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना करने से ही काम नहीं होने वाला है, आपको अभी इसमें आगे और देखना है। जो प्रतीक हैं, जो सिंबल बचे हुए हैं, इसको भी देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें देखिए जो सिंबल्स हैं, ये देखिए अगर आपको कहीं इस तरह का सिंबल मिले, या यह आपका ऐसे भी बनाया जाता है, ऊपर और नीचे भी ऐसे अगर आपको कहीं सिंबल देखने को मिलते हैं तो ये सिंबल ऑपरेशन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? इन सिंबल्स को हम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है, यह किसी प्रोसेस अथवा विधि में मुख्य पदों को प्रदर्शित करता है। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस में, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका ऑपरेशन एक्टिविटी। ठीक, यदि किसी उत्पादन सामग्री के भौतिक या रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा, या उसे किसी दूसरे अंग में जोड़ा, या उससे हम अलग कर रहे हैं, या उसे अगले ऑपरेशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन मतलब संक्रिया, कुछ भी का ऑपरेशन का हम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप प्रोडक्ट बना लिए हैं, ऑपरेशन किया गया, उसमें संक्रियाएं की गई। प्रोडक्ट को बना के दूसरे मशीन पे भेज रहे हैं तो भी आपका एक ऑपरेशन होगा। दूसरे से तीसरे मशीन पे गया, वो भी आपका एक संक्रिया ही होगी, एक ऑपरेशन ही वो कहा जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कहीं और भेजा जा रहा है, इस मशीन से कहीं तीसरे मशीन पे, कहीं अगर वो तीसरे मशीन पे ना हो कि कहीं बाहर भेजा जा रहा है, तो वो भी एक ऑपरेशन वो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है। उदाहरण के लिए जैसे कि पावर हैक्सों के माध्यम से किसी छड़ को काटना, और जो आपके फाइलिंग होते हैं उसके माध्यम से किसी जॉब को खींचना, फेसिंग करना, नलिंग करना, जितना भी आप लिख सकें सब आपका एक तरह से ऑपरेशन ही किया जा रहा है। एक हर प्रकार की आपकी संक्रियाएं ही की जा रही। तो ध्यान रहे, इस डायग्राम को, इस सिंबल को याद में रखिएगा। कहीं अगर ऐसा बना है तो समझ लीजिए वो आपका ऑपरेशन प्रोसेस का सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल आपका इंस्पेक्शन का, अगर ऐसा कहीं बना है तो आप समझिए वो इंस्पेक्शन का सिंबल है। किसका? इंस्पेक्शन का, निरीक्षण का। इसमें क्या होता है? निरीक्षण का मतलब क्या होता है कि सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना, उसका निरीक्षण करना। लिखा गया है कि प्रोडक्शन के मध्य अथवा बाद में किसी उत्पादन सामग्री के आकार, प्रकार, संख्या, इस सब की गुणवत्ता की जांच की जाती है और उसी को हम निरीक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया पिस्टन पिन को गेज द्वारा नापना। मतलब प्रोडक्ट आपका बन गया है, अब आप कैसे जानेंगे कि जिस काम के लिए प्रोडक्ट को बनाया गया वो उस काम के लिए सही रहेगा? तो आप उसका निरीक्षण करेंगे कि ये उस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वही आपका निरीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफॉरेशन, या बोलते हैं इसको स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। तो इसका सिंबल ये है, दिख रहा होगा, 2 सिंबल इसके होते हैं, चाहे ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। इसमें क्या होता है, अब प्रोडक्ट आपका बना दिया गया है, अब वो प्रोडक्ट बन गया तो कंपनी में तो उसको रखना नहीं है ना, रखे रहोगे सड़ के बेकार, उसको बाहर ले जाना, उसको बेचना है, सप्लाई करना, उसका निर्यात करना है। नहीं तो कंपनी खोलनी क्यों है आपने, जब सामान बना के खुद ही यूज करोगे? नहीं, उसको बाहर भेजना है। तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। यदि उत्पादन के मध्य अथवा बाद में उत्पादन सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना हो तो इसे हम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक, जैसे कि स्टोर से मशीन शॉप बार तक ले जाना, जो हमने बोला था अभी
कि बाहर ले जाते बेचने के लिए वो दूसरा प्रोसेस होता है, लेकिन हम यहाँ फैक्ट्री के लिए भी तो एक मशीन से दूसरी मशीन पर भेजेंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन वह जिसके माध्यम से जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोरेशन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम थोड़ा और बात करें तो है डिले। डिले मीन्स देरी। तो इसमें क्या होता है, इसका सिंबल आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ नीचे है, ये है आपका सिंबल। ठीक, इसमें क्या होता है, लिखा गया है कि यदि उत्पादन के मध्य किसी कारणवश कोई भी प्रोसेस रुक जाए और अगले ऑपरेशन के लिए प्रोडक्ट को इंतजार करना पड़े तो इसे डिले कहते हैं। देखिए एकदम सिंपल है, आपके टॉपिक में ही आपका आंसर छिपा है। डिले मीन्स देरी, मतलब प्रोडक्ट बनाना है आपको तो आप दूसरे प्रोसेस पे लेकर गए लेकिन वो टाइम से नहीं पहुंचा तो डिले हो गई। ठीक, जैसे आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कहते हैं ट्रेन इतना डिले, इतना लेट है, वैसे इसमें भी है कि प्रोडक्ट अभी अपने मेन जंक्शन पे पहुंचा नहीं है, उसमें अभी डिले है। ओके, जैसे बिजली कट जाए, मशीनों का ब्रेक डाउन हो जाना, लुब्रिकेशन की कमी हो जाना, मशीनों में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाना, मशीनों का अचानक रुक जाना, तो डिले आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या था, स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स भंडारण। इसका फिगर इस तरह से होता है सिंबल। इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है कि यदि उत्पादन सामग्री के उत्पादन से पूर्व, मध्य में या अंत में किसी स्थान पर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो इसको हम स्टोरेज कहते हैं। जैसे कि जो प्रोडक्ट आपके बन गए हैं वो बिक्री के लिए तैयार हैं, मतलब जहाँ पे भंडारण हो, मतलब जहाँ पे सारे प्रोडक्ट को बनाने के बाद रख दिया जाए वही आपका स्टोरेज कहा जाता है। जैसे कि आपके फ़ोन में होता है स्टोरेज, वैसा ही कुछ आपका इसमें भी होता है। आप उसमें फाइल्स वगैरह रखते हैं, मूवी दुनिया भर का जो भी रखो आपका सिस्टम है, उसी तरह से इसमें प्रोडक्ट को रखने का काम होता है। ठीक, अब चलिए हम आगे और इसमें देखते हैं। यहाँ पे आगे आपका एक कंबाइंड सिंबल भी आता है, मतलब ऊपर जो भी सिंबल है उनको अगर जोड़कर यूज करना रहे तो वो क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब दो ऑपरेशन या दो क्रियाओं को एक साथ हम दोनों चिन्हों को मिलाकर दिखाते हैं, दोनों चिन्हों को मिलाकर काम करते हैं तो उसे हम संयुक्त प्रतीक चिन्ह या कंबाइंड सिंबल के नाम से जानते हैं। चलिए मिलाकर यहाँ पे हम आगे देखते हैं। जैसे कि पहला है कि अगर हम इंस्पेक्शन और कम ऑपरेशन को साथ में जोड़ लेते हैं तो आप देख रहे होंगे जब साथ में जोड़ा है तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब निरीक्षण या ऑपरेशन दोनों घटनाएं एक साथ हो रहे हैं, मतलब निरीक्षण वाला और ऑपरेशन दोनों प्रोसेस एक साथ आपके किए जा रहे हैं तो इस चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे कि एक दूध पाउडर के डिब्बे का वजन किया जाना जबकि वह भरा जा रहा हो, दोनों क्रियाएं साथ चलती रहती हैं। मतलब आप तौलते रहते हैं कि हमें 10 किलो आटा चाहिए तो 9 किलो मान लीजिए रख लिया, तो धीरे धीरे आप वेट करते जा रहे हैं, 10 किलो जाने के बाद रुक जाएगा। मतलब आप काम करते भी हैं और आपके काम के लिए वो यूज होता भी रहता है। ठीक, सेकंड है ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ट्रांसपोरेशन, इसमें क्या होता है, आपका सिंबल ऐसे रहता है। इसमें होता है ऑपरेशन और स्थानांतरण दोनों एक साथ होती रहती हैं तो इस सिंबल के माध्यम से हम करते हैं। जैसे कि अवयवों को पेंट किया जाना, जब ये चेन केयर पर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं। जो चेन केयर लगा रहता है उसके माध्यम से भी आपके ट्रांसपोरेशन का काम होता रहता है। और आपका काम क्या है, पेंट करना। पेंट होता भी रहता है और आपके साथ साथ पेंट इधर उधर आपका स्लाइड भी करता रहता है। तो ये आपका एक कंबाइंड सिंबल्स होते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रोसेस चार्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम चलते हैं। ये आपका प्रोसेस चार्ट भी यहाँ समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपका फ्लो डायग्राम आता है। क्या आता है, फ्लो डायग्राम। तो देखिए आपसे बता देते हैं कि आप जब भी पेपर देखें तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लिया करें। ठीक है, अब इसका हिंदी कुछ अलग लिखा जाएगा, बहुत ही कठिन वर्ड है। इंग्लिश फ्लो डायग्राम सिंपल है। ठीक, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया कीजिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो फ्लो डायग्राम को समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि प्रोडक्शन प्रोसेस या उत्पादन क्रिया के सभी क्रमबद्ध कार्यों का जो प्रदर्शन होता है आप प्रवाह प्रक्रम चार्ट में जाता है, परंतु उसमें चलने की दिशा दूरियां प्रदर्शित नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए अभी आपको आगे हम बताएंगे। आपका फ्लो प्रोसेस चार्ट आपका आएगा एक, अभी आगे आपका हम बताते हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो जो फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है उसमें केवल कार्यों का सीक्वेंसली रूप देखा जाता है कि सीक्वेंस रूप में काम, मतलब क्रम से काम होता रहता है, लेकिन उसमें उस चार्ट में आपकी किस दिशा में और कितनी दूरी में काम करना ये नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो उस दिशा को, उस पथ को, उस दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आपके फ्लो डायग्राम का यूज होता है। ध्यान सुनिए, जो आपका चार्ट बनाया जाता है, चार्ट उसमें केवल आपके सीक्वेंसली रूप में इस मशीन से इस मशीन पे जाएगा ये काम निर्धारित रहता है, लेकिन किस पथ पे जाएगा,
कितनी दूरियां तय करेगा, किस दिशा में, ये सब उस पर रिप्रेजेंट नहीं होता। तो इन सब के लिए, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए दूरियां, पथ, दिशा, इन सब को भी साथ साथ दर्शाने के लिए हम लोग फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक का कार्यस्थल तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को भी प्रदर्शित किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितना डिस्टेंट है, ये सब भी आपके फ्लो डायग्राम के माध्यम से ही देखा जा सकता है। चलिए इसमें देखते हैं। लिखा गया है कि प्रत्येक प्रोसेस चार्ट के साथ उस क्रिया के विभिन्न स्थानों को एक ड्राइंग शीट पर दिखाने और उस पर विभिन्न स्थानांतरण और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित करने वाले प्रवाह को प्रवाह आरेख कहते हैं। हमने आपको पहले बताया कि इसमें जितनी दूरियां रहती हैं, जितने पथ को यह फॉलो करता है, जिस दिशा में जाता है, ये सब आपको देखने को मिलता है फ्लो डायग्राम में। ठीक है, प्रवाह आरेख वास्तव में किसी उपयुक्त पैमाना को मानकर खींचा गया कार्यस्थल, जो वर्कशॉप में मशीनें होती हैं और वर्कशॉप में श्रमिकों द्वारा कार्य के दौरान तय की गई दूरियां, पथ, इन सब का एक तरह से डायग्राम बनाया जाता है। कितनी दूरियां तय किए हैं, कितना काम किए हैं, किस दिशा में हुआ है, और ये सब आपके इसमें देखने को मिलती हैं। इस पर आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानों पर प्रोसेस चार्ट के प्रतीक चिन्ह भी बना दिए जाते हैं कि इस जगह आपका ऑपरेशन में इंस्पेक्शन प्रोसेस हुआ है, इस जगह आपका ऑपरेशन में आपका एक तरह से समझ लीजिए जैसे इंस्पेक्शन का प्रोसेस आपने पीछे देखा। ठीक, तो आप जितने सिंबल को आपने देखा पीछे, वो सिंबल भी दर्शा दिए जाते हैं और वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि इस मशीन पे यहाँ इस पथ तक, इस दूरी तक ये प्रोसेस हुआ है। तो इन सभी को दर्शाने के लिए चार्ट पे हम यूज करते हैं फ्लो डायग्राम का। किसका? फ्लो डायग्राम का। ठीक है, तो ये हो गया, आप देख ही लिए। अब इसका हम देखिए कुछ दिखाएंगे नहीं बना कर। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। ये सब समझ लीजिए 2-2 घंटे के ऐसे लेक्चर हैं अगर पढ़ाया जाए अच्छे प्रकार से। ठीक, लेकिन आपको इतना अच्छे तरीके से, मतलब हम अपनी तरफ से 100% समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे दर्शाया जाता है, कैसे कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि फ्लो डायग्राम को समझाना है तो आप जान रहे हैं यहाँ पे आपका हुआ है प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ से 10 मीटर तक आपका कुछ दूसरा प्रोसेस हुआ है। ठीक, और यहाँ से 100 मीटर के दूरी पे आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका तीसरा प्रोसेस हुआ है, ट्रांसपोरेशन प्रोसेस हुआ है। तो ऐसे ऐसे एरो के माध्यम से दर्शा दिया जाता है। आपका यही फ्लो डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग दर्शा सकते हैं। ठीक है, और देखा जाएगा तो हो सकता है हम भेज देंगे ये सब PDF टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे है जो फ्लो डायग्राम है उसको बनाने की विधि। इसमें लिखा है कि सबसे पहले हम पैमाना मानते हैं। ठीक, और कार्यस्थल जहाँ पे काम करना उसका प्लान कर लेते हैं, प्लान कर लीजिए। सेकंड कह रहा है कि आरेखों पर मशीन, औजार, बेंच, इन सब का एक सेटअप बना लेते हैं, हम उसको दर्शा देते हैं। फिर उसके बाद विभिन्न सारा कुछ जो कुछ भी परीक्षण वगैरह लेना रहता है सब कुछ ले लेते हैं। उसके बाद जितना पथ वगैरह, आगमन का पथ, आने जाने का जितना दूरियाँ होती हैं उन सब का भी हम दिशा वगैरह सब कुछ प्रदर्शित कर लेते हैं। उसके बाद किस किस क्रम में आया है, किस क्रम में गया है, इन सब को अलग अलग हम सिंबल्स के माध्यम से लिख देते हैं। जैसे ABCD या 1 2 3 4 के रूप में हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विभिन्न आकार के आगमनों की पहचान करने के लिए अनेक अनेक अलग अलग रंगों का भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि खाली ट्राली के साथ, श्रमिक, भारी, इन सब के लिए अलग अलग रंगों का यूज करके हम दिखा देते हैं और वहाँ पे एक चार्ट बना के चिपका देते हैं कि जो हरा रंग है श्रमिक को रिप्रेजेंट करेगा, लाल रंग है खतरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत सारे सिंबल बना के उसको टांग दिया जाता है ताकि जो चेक करना है उसको पता चल जाए चार्ट देखते ही कि इस फ्लो डायग्राम में कहाँ से कितनी दूरी पे कौन कौन सा काम किया गया है। ठीक, तो ये आपके फ्लो डायग्राम में इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। अब चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे आपका ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट है। क्या है? ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। ठीक, इसको समझते हैं। देखिए ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, सबका चार्ट आपने बना लिया। अब नाम से सुनिए, हमने आपसे पहले ही बताया कोई भी टॉपिक लिखना रहे और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर में सबके लिए हम बता रहे हैं टॉपिक में ही आपका आंसर छिपा है। प्रोसेस चार्ट मतलब प्रोसेस कहाँ कहाँ वो ये देखना है। अब ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट मतलब किस जगह कौन सा ऑपरेशन हुआ है उसके लिए अलग से चार्ट बनाना। तो आप बिना देखे लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट होता है इसमें मशीनों पे किस जगह कौन कौन सा प्रोसेस किया गया उसका वर्णन करते हैं। जैसे कि ड्रिलिंग में ड्रिलिंग प्रोसेस किया गया तो उसको एक चार्ट के माध्यम से हम उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यह प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, इतनी देर तक हुआ है, इतनी दूरी तय किया गया है, इस दिशा में चला है, वो सब आप लोग इसमें रिप्रेजेंट करते रहते हैं। ठीक, तो
तो आपके टॉपिक में ही आपका आंसर छिपा है, बस आपके पास लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बता भी दिया जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप ना लिख पाएँ, क्वेश्चन छोड़ कर आएँ, तो एक तरह से मूर्खता ही होगी, फिर बैक आने में कोई बहुत बड़ी बात उसमें होगी नहीं। ठीक है, इसको समझते हैं। जो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट होता है, ये क्या होता है, प्रक्रम का एक विहंगम चित्र को दर्शाता है। विहंगम चित्र मतलब वही कौन सा प्रोसेस कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। देखिए, हम बोलते हैं हिंदी, आपके टेक्निकल वर्ड के, टेक्निकल नॉलेज के लिए हिंदी थोड़ा कठिन पड़ता है, आप इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, इसमें केवल ऑपरेशन और निरीक्षण के प्रतीक चिन्हों का ही हम प्रयोग करते हैं। सब कुछ इसमें एक तरह से जो कुछ भी प्रोसेस हमें करना रहता है, इंस्पेक्शन और ऑपरेशन का यूज इसमें किया जाता है। चार्ट में प्रारंभ से अंत तक के प्रत्येक ऑपरेशन और निरीक्षण प्रोसेस का संख्या सिंबल्स में हम लिख देते हैं कि हाँ पहला ऑपरेशन यहाँ किया गया तो ये सिंबल यूज कर लिए। अलग अलग जो सिंबल्स आपकी फैक्ट्रियों में प्रोवाइड किए रहते हैं, तो वो सब आप लोग लिखते जाते हैं। तथा प्रत्येक ऑपरेशन तथा निरीक्षण का डिस्क्रिप्शन प्रत्येक चिन्हों के सामने दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, दाईं ओर लिखने का मतलब ये होता है, आपको वहाँ जाएंगे तो आप ऐसे सिंबल्स बना के आपके यहाँ दाईं ओर लिख दिया जाएगा कितने देर तक ये प्रोसेस हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अगर ये इंस्पेक्शन प्रोसेस या मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस है, तो इसके आपके दाएं तरफ आपका लिख दिया जाएगा कितने देर तक यह प्रोसेस हुआ है, कितने देर तक यह प्रोसेस आपका नहीं हुआ है। ठीक, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के एक सारांश शीट भी संलग्न करना आवश्यक होता है। आपको उसमें टोटल समरी लिखना रहता है कि हाँ इस प्रोसेस पे जब हम ड्रिलिंग पे गए तो उसमें इस टाइप का टूल यूज किया गया था जो कि इतने देर तक उसमें ड्रिलिंग काम किया, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट सही शेप साइज में आ गया हमारे यूज के लिए, वह हमारे काम के लिए हम उसको यूज कर लें। ये सब समरी भी हर प्रोसेस के लिए अलग से लिखना पड़ता है। ठीक, इसमें सार रूप में ऑपरेशनों तथा निरीक्षणों की कुल संख्या भी आपको दर्शा दी जाती हैं। चार्ट कार्य को प्रतिपादित करने का एक माध्यम होता है। जो भी चार्ट आप लोग बना रहे हैं, इसका मेन काम यही होता है कि आप जो भी काम करें उसको दिखाने का एक तरह से यह काम होता है। अतः चार्ट बनाने में निम्नलिखित सूचनाएं वांछनीय होती हैं जो चार्ट के ऊपर आपको अवश्य दिखाई देनी चाहिए। जब आप ऑपरेशन चार्ट करते हैं, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट करते हैं, तो कुछ बातें हैं जिसको आपको देखना चाहिए और इसको फॉलो जरूर करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है कि अभीष्ट कार्य, जो आपका डिजायर्ड टास्क मिला है, जो आपको अभीष्ट कार्य उसमें करना है कि यह काम करना ही करना है, उसको दिखाना। सेकंड है बिगिनिंग ऑफ एक्टिविटी, कि आप कब प्रक्रिया का आरंभ किए हैं, कब आपका काम शुरू हुआ, इसको दर्शाना। उसके बाद आपका प्रक्रिया का अंत कब हो रहा है, एंड ऑफ एक्टिविटी, इसको देखना। नेम ऑफ रिकॉर्डर, जो लेखक है उसका नाम लिखना। उसके बाद डेट वगैरह डाल देना। ये सब जो होता है ऑपरेशन प्रोसेस के चार्ट में आपका लिखा जाना बहुत ही जरूरी है, तो इसको हम ऑपरेशन चार्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम कोई फिगर नहीं समझा रहे हैं, फिगर समझने में दिक्कतें होंगी, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो ऑपरेशन चार्ट होते हैं उसमें सिंबल के आगे ही आपको दाईं तरफ सारे प्रोसेस को लिखना रहता है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद बारी आती है फ्लो प्रोसेस चार्ट के बारे में। देखिए आपने प्रोसेस चार्ट देखा, लेकिन ये फ्लो चार्ट प्रोसेस चार्ट, जिसे प्रवाह प्रक्रम चार्ट के नाम से आप जानते हैं, तो ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर पढ़ेगा। बहुत सारे चार्ट्स हैं लेकिन ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ और आपको हम सिंपली तरीके से ये बताना चाहते हैं, ध्यान सुनिए। चार्ट जो हैं आपके सिलेबस में तो बहुत सारे हैं, अब आप कहेंगे कितना पढ़ें, तो हम कुछ नहीं ज़्यादा कहते हैं। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं सब कुछ तो बहुत अच्छा है। अगर अभी तक कोई चार्ट नहीं पढ़ा है तो आप इन सभी चार्ट्स को पढ़ लीजिए जो हम बता रहे हैं। ठीक, इतना पढ़ लीजिए। आता है तो ठीक है, आता है तो ठीक है लिख लीजिए। नहीं आता ये क्वेश्चन, मान लीजिए आपकी जगह कोई गैंग प्रोसेस चार्ट या कोई और प्रोसेस चार्ट पूछता है, तो पहली बात तो आप पढ़ लें तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ें गैंग प्रोसेस चार्ट को तो कहाँ से लिख पाएंगे। लेकिन जो हम बता रहे हैं इसको तो आपने पढ़ा है, इसको आप पढ़े हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए गैंग प्रोसेस चार्ट का और इसको लिख दीजिए। देखिए हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं बताते हैं, आप लोगों के हित के लिए बताते हैं कि अगर आपने गैंग चार्ट तो पहली बात पढ़ा नहीं है, अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपने जो हमने पढ़ा है इसको तो पढ़ा है, तो इसको आप इसमें लिख लीजिए। हो सकता है 2 नंबर मिल ही जाए, पास कर दे एग्जामिनर। ठीक, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट को। देखिए प्रवाह चार्ट प्रक्रम, इसमें क्या होता है, छोटा सा ही भी है। यह ऑपरेशन
प्रोसेस चार्ट का विस्तृत रूप है। जो अभी पीछे आपको ऑपरेशन चार्ट पढ़ाया हमने, उसका एक विस्तृत रूप होता है, मतलब उसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के इसमें काम को करना रहता है। इसमें प्रोसेस संबंधित समस्त सूचनाओं का विस्तृत लेखा जोखा रहता है और उसमें सभी प्रोसेस के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब यही समझ लीजिए, उसमें सूचनाओं को बस दिशा वगैरह दी जाती थी, ये सब देखना रहता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सबको अलग अलग से लिखा भी जाता है कि कौन सा क्या काम कर रहा है। ठीक, तो इसको यहाँ सिंपल तौर से आगे समझते हैं। लिखा गया है कि यह एक ऐसा चार्ट होता है जो प्रोसेस के अंतर्गत कार्य के प्रवाह का क्रम, मतलब फ्लो ऑफ वर्क इन सीक्वेंस को रिप्रेजेंटेट करता है, जिसका निर्माण उत्पादन कार्य में संलग्न किसी श्रमिक, सामग्री या उपकरण के प्रभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए, जो आपका ये फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है, इसमें होता है जो भी मशीनें रहती हैं, जो भी श्रमिक रहते हैं, ठीक, जो भी उपकरण होते हैं, उनके फ्लो को दर्शाने का काम किया जाता है, उनके प्रवाह को दर्शाने का काम किया जाता है। प्रवाह मतलब कि उनका काम करने का तरीका कैसा, उनकी कैपेसिटी कैसी है, इन सबको दर्शाने का काम आपका इसमें करते हैं हम लोग। ठीक, और जिसमें श्रमिक, सामग्री, उपकरण के सभी ऑपरेशन जैसे कि परिवहन, निरीक्षण, स्टोरिंग, डिले, इन सभी का क्रम भी आपको इस फ्लो प्रोसेस चार्ट में देखने को मिलता है। साथ ही जिसमें प्रत्येक क्रिया में लगा समय, चली गई दूरी, सब रिप्रेजेंट करते हैं। तो साफ सीधे कहने का काम मतलब यही हुआ, जितना भी प्रोसेस आप किसी भी काम को करने में कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी काम कर रहे हैं, टाइम, दिशा, डायरेक्शन, दुनिया भर का जो भी काम उसमें कर रहा है, सब कुछ जिस चार्ट पे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम फ्लो प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसके द्वारा क्या क्या इसके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला करता है कि किसी प्रोसेस में संभावित इवेंट्स के सीक्वेंस को देखना, इवेंट्स को क्रमबद्ध करना, लेआउट में सुधार करना, मटेरियल हैंडलिंग में सुधार करना, डिलेज को कम करना, उचित प्रक्रमों का चुनाव करना। तो देखिए, सब लिखे हैं, सबका मतलब आपको बहुत पहले से समझाते हुए आए हैं। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसके इम्पोर्टेंस, उद्देश्य हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका फ्लो प्रोसेस चार्ट भी समाप्त होता है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे हम चलते हैं मोशन स्टडी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मोशन स्टडी। अब ये मोशन स्टडी क्या होता है, देखिए एकदम सिंपल है। जो आपका मोशन स्टडी या मोशन एनालिसिस है, इसमें हम गति अध्ययन करते हैं या गति विश्लेषण इसमें करते हैं। इसमें क्या करता है कि जो भी प्रोसेस चल रही है उसका हम विश्लेषण करते हैं। जैसे कि किसी श्रमिक के गतियों का हम विश्लेषण करते हैं, उसके व्यक्तिगत गतियों का, मशीन की गतियों का विश्लेषण करते हैं कि वह किस तरह से काम कर रहा है। तो हमने आपको सिंपल तौर पे पहले ही बताया था, जितने चैप्टर हैं, जितने टॉपिक हैं, जितने सिलेबस हैं, उसी में इसका आंसर भी छिपा हुआ है। तो ये भी चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तीसरा चौथा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। पहले दूसरे में तो कुछ था नहीं ज़्यादा। ठीक, तो जहाँ पे देखिए जो मोशन स्टडी होता है, इसमें लिखा गया है कि किसी भी प्रोडक्शन कार्य में प्रयुक्त मशीन तथा श्रमिक की गतिविधियों का अध्ययन करके उसमें से अनावश्यक गतियों को दूर करना तथा कार्य करने की विधि को अत्यंत सरल, प्रभावशाली तथा क्रमबद्ध करना ही गति अध्ययन कहलाता है। जैसे कि होता यह है कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, बैठ के पंचायत कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, तो आपकी गतिविधियाँ देखी जा रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन सबको दूर करना, उसको अच्छे प्रकार से डिजाइन करना, प्रभावशाली बनाना, जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके। इन सबको दूर करने के लिए हम लोग मोशन स्टडी करते हैं, अर्थात गति अध्ययन या मोशन एनालिसिस करते हैं। आपके बिहेवियर का, आपके काम करने के तरीके का, मशीन के काम करने के तरीके का, मतलब हर चीज़ का हम एक तरह से मोशन एनालिसिस करते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसके माध्यम से कि आपके काम करने का तरीका कैसा है, आपके काम करने की क्षमता कैसी है। ठीक, तो ये सब हम इसके माध्यम से, मोशन स्टडी के माध्यम से ही देखते हैं। आगे इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। इसमें क्या है तो सब लिखा गया है, देख लीजिए। इसका काम ये होता है सामग्री, मशीनों और श्रमिकों का अत्यधिक प्रभावी उपयोग करना, कि जो भी आपके पास एनर्जी है, चाहे एनर्जी के रूप में आपके पास आदमी हो, बिजली हो, मशीन हो, सबका मैक्सिमम प्रभावी उपयोग कर सकें, अधिक से अधिक यूज कर सकें। नेक्स्ट है कि ऑपरेटर द्वारा किए जाने वाली प्रक्रियाओं की सूची व चार्ट भी तैयार किया जाता है आपके मोशन स्टडी के ही माध्यम से।
कार्य करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें भी सुधार होता है, स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करते हैं, व्यक्तिगत वर्कर्स को भी हम प्रशिक्षित करते हैं। बार बार आपसे कह रहे हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑब्जेक्टिव इस बुक में सब सेम ही है, सब कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा इन सबको, बस टॉप उस हेडिंग का मतलब क्या होता है उसको जानिए, और ये सब तो आप उसमें बढ़ा चढ़ा के लिखने में माहिर हैं। ठीक है, वैसे हम जो रियल है उसको तो बता ही दे रहे हैं इसमें। ठीक, तो आपका ये मोशन एनालिसिस या मोशन स्टडी यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी। जो मोशन स्टडी है इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, इसके 3 प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं और 3 हम आपको बताएंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। पहले समझते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी होता क्या है। देखिए एक्चुअली देखा यह जाता है कि जब आप किसी भी जगह काम करने जाते हैं, इसके बाद आपकी जॉब लगेगी कंपनी में या कहीं पे भी, तो जब आप वहाँ काम करते करते आप ऐसा तो है नहीं कि आप थकेंगे नहीं, तो आप कभी थक जाते हैं, तो उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाती है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वही सब इसमें है, इसको समझते हैं। देखिए लिखा गया है कि कारखानों या उद्योगों में निरंतर प्रोडक्शन वर्क चलने के कारण तथा अधिक कार्य होने के कारण श्रमिकों में थकान का अनुभव होने लगता है। ये तो श्योर है कि थकान तो होगा ही। थकान का संबंध केवल कार्य से नहीं होता, बल्कि इनका संबंध कार्य करने का ढंग, कार्यस्थल की व्यवस्था, कार्य दशाओं की कार्य की दशा कैसी है, प्रयुक्त उपकरणों व औजारों के श्रमिक की शारीरिक शक्ति से भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप ऑटोमेटिक थक जाएंगे भाई, वहाँ पे बड़े बड़े टूल्स रहेंगे, बड़े बड़े औजारों को आपको उठाना पड़ता है, तो आपके शरीर पे बल पड़ता है, आप ऑटोमेटिक थक जाते हैं, आप में फटीग की कंडीशन आ जाती है। अतः बहुत आवश्यक है कि थकान का अध्ययन किया जाए और थकान के कारणों का पता लगा के उसको हम कम कर सकें, कि हम उसमें ऑटोमेशन मशीन लगा दें। ठीक, उसमें हम स्लाइडिंग बेल्ट लगा दें ताकि एक जगह प्रोडक्ट को रखें, दूसरी जगह आसानी से चला जाए, अपने सर पे कंधे पे रख के उसको ढोना ना पड़े, तो इससे आराम मिलेगा श्रमिकों को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इससे बेरोजगारी को भी बढ़ावा मिलेगा। गतिमितव्यता सिद्धांत भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। जो मोशन इकोनॉमी प्रिंसिपल हैं उसको भी इसी के लिए बनाया गया, और वो प्रिंसिपल मोशन स्टडी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब भी पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी को समझाइए या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी मोशन स्टडी को समझाइए, तो उसका ही नाम गतिमितव्यता होता है, आप उसको लिखेंगे। 3 सिद्धांत हैं, या कभी कभी तीनों में से कोई 2 पूछ लेता है या सीधे लिख देता है किसी एक को समझाइए, तो आप फ्री हैं, कोई भी समझा सकते हैं। तो अभी तीनों हम बताएंगे नीचे। इसके उद्देश्य, ये सिद्धांत किसी कार्य को करने की सही विधि का बोध कराते हैं और यह निर्देशित करते हैं कि शारीरिक अंगों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, औजारों को किस प्रकार से पकड़ना चाहिए, किस प्रकार से उनको रखना चाहिए, कार्यस्थल पर किस प्रकार से उसको हमें व्यवस्थित रखना चाहिए, जिससे कि थकान कम हो और वह अधिक इकोनॉमिकल भी हो, आपके लिए फायदेफुल या एक तरह से समझ लीजिए आपकी तरह सक्सेसफुल काम करने में माहिर हो। ठीक, जैसे कि बात ये होता है कि देखा जाता है कि कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्ट बना लें। ठीक, और उसके लिए थोड़ा श्रमिक जो है उनको काम भी ज़्यादा ना करना पड़े, तो इन सब की सुविधा के लिए ही हम प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी को समझते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 नियम बताए गए थे। पहला है जो कि मानव शरीर से संबंधित गतिमितव्यता का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकंड था कार्यस्थल की व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ वर्क। और तीसरा था रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। 3 सिद्धांत इसके हैं, तीनों आपको हम आके बताते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कि यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलेटेड टू द यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर के उपयोग से संबंधित जो गतिमितव्यता का सिद्धांत है उसको समझते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है कि उत्पादन कार्यों में जब भी आप हाथ का प्रयोग करें तो दोनों हाथों का यूज आप लोग जरूर करें, दोनों हाथों के प्रयोग के माध्यम से ही आप किसी भी काम को करें। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि दोनों हाथ अपनी गति एक साथ प्रारंभ करके एक समय पर ही समाप्त करें। ऐसा नहीं है कि एक हाथ लगाए हैं दूसरे पार्ट पे और दूसरा हाथ छोड़ दें, दोनों पार्ट एक साथ लगाना है, एक ही साथ आपको दोनों हाथों को हटाना भी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड इसमें कहता है कि विश्राम की अवधि के अतिरिक्त दोनों हाथ एक साथ कभी भी निष्क्रिय अवस्था में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आराम कर रहे हैं उस स्थिति में दोनों हाथ एकदम झुके हुए हैं, उसमें थोड़ा आपको व्यायाम वगैरह कर लेना चाहिए, उसमें उसको इधर उधर हिलाते डुलाते रहना चाहिए ताकि आपकी जो नसें हैं वो एक जगह स्थिर ना रहें, उसमें जो खून है वो एक जगह स्थिर ना रहे, इधर उधर दौड़ता रहे। ठीक है,
ऐसा नहीं करेंगे तो भाई प्रॉब्लम आपको ही होगी। फोर्थ इसमें कहता है कि हाथों की गति सममित तथा विपरीत दिशाओं में होनी चाहिए, दोनों हाथों की गति एक साथ होनी चाहिए। जैसे कि होता है सिमेट्रिकल रूप में होना चाहिए, सममित रूप में होना चाहिए और विपरीत दिशा में दोनों हाथ रहने चाहिए जब आप काम करें तो। ठीक है, ये सभी सावधानियां होती हैं, ये सब जो है इस सिद्धांत के बारे में बताया गया कि ऐसा ऐसा इसमें होता है, ऐसा मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको ऐसा करना चाहिए, इस सिद्धांत से आपको पता चलता है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट कहता है कि हाथ तथा शरीर की गतियाँ अपने उस न्यूनतम वर्गीकरण पर होना चाहिए जिस पर संतोषजनक कार्य करना संभव। अब आपकी कैपेसिटी है 5 किलो उठाने की, आप 10 किलो उठाएंगे तो भाई फ्रैक्चर तो होगा ही, तो उतना ही उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। ठीक है, हाथों की गतियाँ निम्नलिखित संभव है, जैसे कि है अंगुलियों की गतियाँ, मतलब भाई जैसा भी आपका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अंगुलियां और कलाई की गतियां, अंगुलियां कलाई भुजा के अग्रभाग की गतियां, अपर आर्म की गतियां, ये सब देखिए आप लोग इसमें लिख सकते हैं, सब आपको लिखना है। इसमें कुछ ज़्यादा थियरी यार पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बस समझा दिए ना प्रिंसिपल में क्या है कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ इसमें देखना है इस सिद्धांत में। ठीक, अभी दूसरा आएगा उसमें और कुछ होगा बताएंगे। नेक्स्ट है जिगजैग गतियों की अपेक्षा हाथ को स्वाभाविक एवं स्मूथ कंटिन्यूअस मोशन अर्थात सतत गतियों में वरीयता देना चाहिए। ऐसा नहीं जिगजैग फॉर्म में रहे कि एक यहाँ रहना चाहिए दूसरा एक यहाँ है दूसरे को यहाँ रहना चाहिए तो आप यहाँ कर दें, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सब सिमेट्रिक रूप में सीक्वेंस रूप में होना चाहिए, तभी आपके हाथ पैर सब सेफ्टी रहेंगे। क्योंकि गति की आकस्मिक दिशा परिवर्तन होने से अधिक शक्ति का आवश्यक होगा, अधिक समय लगेगा और आप अधिक थक भी जाएंगे और काम को आप सही से कर भी नहीं पाएंगे। तो ये सिद्धांत था आपका गतिमितव्यता का सिद्धांत, रिलेटेड आपके बॉडी से था। ठीक है, अगला जो है वो है कार्यस्थल की व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, कार्यस्थल की व्यवस्था से संबंधित इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया था कि सभी औजार तथा पदार्थ एक स्थिर एवं निश्चित स्थान पर उपलब्ध होने चाहिए जिससे श्रमिक उसे स्वाभाविक रूप से उठा सकें। जैसे कि जो भी टूल रहते हैं उनको रखने की एक स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जाएं, ये ना करना पड़े इधर उधर बिखरा रहे तो उनको मेहनत करना पड़े, वो जब थके जाएंगे तो काम क्या करेंगे। इसलिए सही जगह रखा जाना चाहिए, वहाँ पे पोस्टर लगा देना चाहिए कि हाँ ये टूल यहाँ पे है, ये टूल यहाँ पे है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आप जाएँ आसानी से टूल को उठाएँ और अपने काम के लिए उपयोग में लाएँ। नेक्स्ट आपका इसमें कहता है कि सभी औजार सामग्री तथा नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी के पास तथा सामने होने चाहिए। सब कुछ बोर्ड वगैरह जो कुछ भी सामग्री हैं वो सब सामने रहना चाहिए कर्मचारियों के पास ताकि उन्हें कोई दिक्कतें ना हो और वो थकें ना। नेक्स्ट कहता है कि प्रयोग के स्थान तक उत्पादन सामग्री को पहुंचाने के लिए ग्रेविटी फीड बिन्स तथा कंटेनर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कहीं पे कोई भी प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी ही, तो ऐसा ना हो कि आपको ढो कर ले जाना पड़े, उसके लिए स्पेशली कंटेनर की व्यवस्था कर देनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि औजार एवं पदार्थों को उपयोग के अनुसार एक सुव्यवस्थित क्रम में ही रखना चाहिए। भाई जब सुव्यवस्थित क्रम में रहेगा तभी तो आप जानेंगे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है, कौन सा टूल कहाँ पे है। ज़्यादा आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप थकेंगे नहीं, काम भी अच्छे से होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी निकाली जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि श्रमिकों के बैठने की व्यवस्था आरामदायक एवं सभी सुविधाओं से पूर्ण होनी चाहिए। अब भाई लेबर ही आपका सारा काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है तो आपकी कंपनी में वो रहेगा नहीं रहेगा, बहुत मजबूरी रहेगी तो रहेगा, थक जाएगा, हारा रहेगा, काम होगा ही नहीं, आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो ये सब सुविधा आपकी कंपनी में होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि कार्यस्थल पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब ऐसा भाई अंधेरे में तो काम होगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे खिड़की, रोशनदान, लाइट वगैरह, जनरेटर, जितना भी सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम, हर व्यवस्था आपके वहाँ होना चाहिए। लाइट कटती है तो कोई दिक्कत वहाँ पे ना हो। तो ये था आपका किससे रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड, कि ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएं आपकी उपलब्ध हों और श्रमिक वहाँ थकान महसूस ना करें। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कि उपकरण एवं औजारों के डिजाइन से रिलेटेड, डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट से संबंधित गति मितव्ययता का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे टूल से रिलेटेड बातें की जाएंगी। इसमें लिखा गया वर्कलोड को सहारने से काम से मुक्त होने चाहिए, यह कार्य जिग फिक्सचर एवं परिस्थिति मुक्त द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे कि बात यह है कोई जॉब है, ठीक, इस पे आपको काम करना है, फाइलें वगैरह करना है, तो आप
को हाथ से ना पकड़ना पड़े कि एक लोग हाथ से पकड़े रहें, दूसरे लोग इसकी प्रोसेस करें। इसके लिए क्या कर देना चाहिए, जैक, फिक्चर्स, बेंच वाइज इन सब की व्यवस्था कर देनी चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। ठीक है, इस सिद्धांत के कारण ये भी है कि जहाँ प्रत्येक उंगली कुछ विशिष्ट गति करती हो, जैसे कि टाइप राइटिंग में, वहाँ भार को उंगलियों की क्षमता के अनुसार वितरित कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे काम करने रहते हैं, कार्य को अलग अलग उसमें बांट देना चाहिए, एक ही जगह सारा लोड नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि जहाँ तक संभव हो सके ऐसे औजारों का प्रयोग करना चाहिए जो एक से अधिक प्रकार के कार्य कर सकें। जब एक से अधिक प्रकार का कार्य करेगा वह औजार तो आपको बार बार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, समय की बचत होगी और आपको ज़्यादा लाभ भी होगा। ठीक है, आप थकान महसूस भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि बड़े पेचकस जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं इन सब की सहायता से हैंडलों का डिजाइन इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरे हाथ की ग्रिप बनी रहे, ताकि वह सरके ना, इधर उधर स्लाइडिंग की कंडीशन उसमें ना आए। जब पूरी तरह ग्रिप आपके हाथ में पकड़ाई रहेगी तो इधर उधर सरकन की स्थिति उसमें नहीं आएगी। इससे आवश्यक न्यूनतम बल के प्रयोग से काम हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगा के आपको पकड़ना भी नहीं पड़ेगा, ग्रिप रहेगी तो आपके हाथ में सेट होकर बैठ जाएगा, आप आसानी से अपने काम को कर सकेंगे। ठीक, तो ये तीनों प्रिंसिपल थे आपके, जब भी पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी तो आप ये सब आप लोग लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एर्गोनॉमिक्स के बारे में। अब एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, सिंपल है यार, एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है मशीन और मनुष्य, मशीन और मानव के बीच संबंध को स्थापित करना ही एर्गोनॉमिक्स का काम होता है। चलिए समझते हैं। लिखा गया है कि मानव तथा वर्किंग एनवायरनमेंट के मध्य संबंध स्थापित करने वाले वैज्ञानिक अध्ययन को एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब जिसके माध्यम से मानव और जो एनवायरनमेंट की टोटल कार्यकारी स्थितियां हैं उन दोनों के बीच अगर हम संबंध स्थापित कर रहे हैं तो वो आपका एर्गोनॉमिक्स है। संबंध स्थापित करने का मतलब ये कि आप उस एनवायरनमेंट में काम करें, आपको फ़ायदा हो मिलकर, और जो भी प्रोडक्ट बने वो सब कुछ अच्छे बने, ये यहाँ इस संबंध का मतलब है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो वर्क रेट और जो एफिशिएंसी में वृद्धि होती है, इसके दृष्टिकोण से मानव और मशीन दोनों का एकीकरण करना ही एर्गोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि मशीन और मानव दोनों साथ मिलकर ही काम करें, जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिले, हमारी कंपनी में लाभ हो और हमारे देश का विकास हो सके। ये एर्गोनॉमिक्स के माध्यम से ही हो पाता है। जैसे कि आपने रोबोट बना दिया, ठीक, और हम मनुष्य हैं, हमने रोबोट को बना दिया, अब रोबोट को मैनेज करना है, पता चले कुछ गलत प्रोग्रामिंग उसमें हो गई या आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो दोनों का संबंध अच्छा है नहीं, तो आप कहेंगे मशीन और मानव के बीच संबंध अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा प्रोग्रामिंग किए हैं कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये टूल करना है, ये वो करना है, ये काम करना है, अगर वो आपकी बातों को मान रहा है, सही से काम कर रहा है, तो आप मशीन और मानव के बीच अच्छे संबंध को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो ये होता है आपका एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब टिप्पणी टाइप में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एर्गोनॉमिक्स का कार्य क्या होता है, इसका काम होता है खिड़कियों और रोशनदानों के लिए समुचित व्यवस्था कराना, और होता है कि श्रमिकों की आवश्यकता के अनुरूप कार्यस्थल को डिजाइन करना। ठीक, ये सब इसके कार्य होते हैं, लिख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कार्य को करने के लिए अनुकूल एवं प्रभावशाली वातावरण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब गर्मी हो रही है अंदर, आप उसी में काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो गर्म हवा को निकलने के लिए अलग से व्यवस्था भी होनी चाहिए, फैन कूलर जो कुछ व्यवस्था हो पाए सब आपको करना पड़ेगा। ये सब एर्गोनॉमिक्स के माध्यम से भी संभव होता है। नेक्स्ट है कि दुर्घटनाओं के रोकथाम की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये भी जो होता है कार्य होता है आपके एर्गोनॉमिक्स का। ठीक, तो आशा करता हूँ एर्गोनॉमिक्स भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एर्गोनॉमिक्स के बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन सबको समझा दे रहे हैं जहाँ तक हो पा रहा है। आगे है माइक्रो मोशन स्टडी, इंपॉर्टेंट है माइक्रो मोशन स्टडी और मिमोशन स्टडी, इसको समझते हैं। देखिए, जो माइक्रो मोशन स्टडी होता है इसमें क्या होता है कि यह टेक्नोलॉजी ऐसे ऑपरेशन के लिए सर्वोत्तम तकनीक होती है जिसका कार्यचक्र बहुत छोटा होता है तथा जो हजारों बार दोहराई जा रही हो, इसके माध्यम से प्रचालक को न्यूनतम प्रयास करना पड़ता है। देखिए, जो माइक्रो मोशन स्टडी होती है इसमें ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि हजारों बार दोहराए जा सकें। जैसे कि ये जो आपका बोतल होते हैं आपके, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिसाइकिल प्रोसेस के माध्यम से नया नया चेंज करा लेते हैं। जो आपका वो पहले आता नहीं था, एक शीशे का बोतल रहता था, ठंडे का, स्प्राइट, थम्स अप, ये सब आते थे, तो आप उसको पी के फिर उसको रख देते थे दुकानदार के पास, तो उसका वो रिसाइकलिंग प्रोसेस हो जाता था, हजारों बार आप उसको कन्वर्ट कर सकते थे। तो वो सब माइक्रो मोशन स्टडी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, माइक्रो मोशन स्टडी में कार्य को समय के साथ रिकॉर्ड किया जाता है।
जिसके लिए चलचित्र कैमरा भी लगाई दी जाती है जो घड़ी के माध्यम से कंट्रोल की जाती है। देखिए इसमें आपके चलचित्र कैमरे लगाए जाते हैं। अब ये चलचित्र कैमरे क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो कुछ भी नियंत्रित किया जाता है एक चलचित्र कैमरे के माध्यम से, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं हम माइक्रो मोशन में कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन से लोग क्या कर रहे हैं। ये जो होता है चलचित्र कैमरा जिसे हम मूवी कैमरा बोलते हैं, इसे हम 16 mm के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक से अधिक गतियों को या एक बार में यह रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक, तो इसे हम चलचित्र कैमरा बोलते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो यूट्यूब कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और लिखा गया है कि इसका कार्य होता है कि बार बार ये फोटो को खींचता रहता है। कैमरे की भी जो गति रहती है वह निश्चित रहती है कि इतने सेकंड में इतने बार क्लिक करना है, क्या नहीं करना है। यह फिल्म कार्यविधि तथा उसमें लगे समय दोनों को रिकॉर्ड करते हैं और जब भी चाहे फिल्म को चलाकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल देखिए कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड हमेशा 24 घंटे होते रहते हैं, जब चाहें तब उस देख सकते हैं। उसी तरह इस माइक्रो मोशन स्टडी के माध्यम से भी हम जो भी प्रोसेस काम चल रहते हैं, लेबर रहे वर्कर रहे, सभी के एक एक मोमेंट को हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए ही माइक्रो मोशन स्टडी किया जाता है कि लोगों के मोमेंट को अच्छी प्रकार से देखा जा सके, लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज ये होता है कि संपूर्ण विवरण फिल्म में होता है, उसे कहीं ले जाकर हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। मतलब ये जो फिल्म आप लोग इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जो फिल्म है वो जो आप मूवी देखते हैं वो नहीं, इसमें फिल्म ये होता है कि आपके एक रील्स टाइप के होते हैं। जैसे जब आप बचपन में देखे होंगे वो कैसेट एक आते जिसमें पतले पतले धागे रहते थे, ठीक, उसी को हम फिल्म बोलते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बार किसी भी गति के फिल्मांकन या प्रोसेस के बाद जो कुछ भी हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते थे उसी को हम फिल्म बोला जाता था। ठीक, अब ये फिल्म वो नहीं जो आप मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें रेसे रहते थे तार के, उसमें सबको प्रोग्रामिंग करके सेट किया जाता था। ठीक, तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके बाद उस रील्स को हम उठा के चाहे जहाँ देख सकते थे। ठीक है, अब ये रील नहीं जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं। ठीक, फिल्म टाइप का होता था, एक रेसादार पट्टे की तरह पतला पतला काला काला होता था। आप बचपन में देखे होंगे कैसेट के पहले नहीं आता था तो एक बाज साउंड की तरह होता था, उसमें उसको डाल के दोनों साइड में गोल गोल छेद रहते थे जिसमें उसको लपेटा जाता था और वो चलते थे। जब कैसेट सीडी डीवीडी ये सब नहीं आए थे तब उसका यूज होता था। ठीक है, अब देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, एडवांटेज पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इसके द्वारा वर्तमान विधि का स्थायी विवरण भी प्राप्त हो जाता है कि प्रेजेंट टाइम में क्या काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह विधि सामूहिक क्रियाओं के अध्ययन में भी सहायक होता है कि बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ कर सकते हैं हम लोग इस मेथड के माध्यम से, माइक्रो मोशन स्टडी के माध्यम से। नेक्स्ट कहता है कि यह समय तथा गति अध्ययन में प्रशिक्षण देने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। यह टाइम मोशन एंड यह समय और मोशन स्टडी या टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी दोनों में ट्रेनिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके द्वारा जटिल कार्य विधियों का भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, कठिन से कठिन समस्याओं को भी हम इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। ठीक, यूज देखते हैं, यूटिलिटी ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। जैसे कि है कि कार्य अध्ययन के अनुसंधान कार्य में कि कहीं पे वर्क स्टडी हो रहा है वहाँ पे भी इसका यूज आप लोग कर सकते हैं लोगों के मोमेंट वगैरह को देखने के लिए। नेक्स्ट कहता है कि नवीन कार्य विधियों के लिए अस्थायी रिकॉर्ड संग्रह, मतलब ये होता है कि कोई नया कार्य हो रहा है, ठीक, जैसे कि आपकी कंपनी में कोई नया काम हो रहा है और आपके पास एक ही इंजीनियर है और कोई काम मशीन का सेटअप करके चला गया, अचानक से मशीन ख़राब हो गई, तो आप जब रिकॉर्ड किए रहेंगे, अस्थायी संग्रह रहेगा इसका, तो आप बाद में वीडियो प्ले करके देख लेंगे कैसे कैसे इंजीनियर ने काम किया है, तो आप उस मशीन को बना भी सकते हैं जो मशीन बिगड़ी हुई थी। नेक्स्ट आपका इसमें थर्ड ये कहता है कि जो कुछ भी मोशन टाइम होता है उसके डाटा को भी यह एकत्रित करता है कि गति टाइम, जो समय गति टाइम होता है, कितने समय में क्या काम हुआ है, इसको भी यह एकत्र करने का काम करता है माइक्रो मोशन स्टडी। नेक्स्ट कहता है कि कार्य समय मापन एवं वर्क मेजरमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक, तो यह उपयोग हो गया आपके माइक्रो मोशन स्टडी का। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, आपके सामने सब कुछ है, जो समझाने लायक है उसको समझा दे रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। और इसके बाद हम बात करते हैं मी मोशन स्टडी, माइक्रो मोशन के बाद मी मोशन स्टडी।
देखिए जो माइक्रो मोशन था वो आपके छोटे छोटे वर्किंग साइकिल को दर्शाता था, छोटे छोटे जगह उसका यूज होता था। लेकिन जो मी मोशन स्टडी है इसका उपयोग तब किया जाता है जब कार्य करने का प्रोसेस बहुत लंबा रहे, ठीक है, अर्थात बहुत लंबे समय तक चलने वाले कार्यों का अध्ययन किया जाना हो, तथा जब कार्य चक्र बहुत जटिल हो या उलझे हुए हों या श्रमिकों के पूरे समूह का अध्ययन किया जाना हो, वहाँ पे हम मी मोशन स्टडी करते हैं। लोगों के मूवमेंट को तब हम रिकॉर्ड करते हैं जब बहुत लंबे लंबे वर्किंग साइकिल का अध्ययन हो। जैसे कि कोई प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ या आपका 15 दिन में समाप्त होगा, तो इन सभी प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम मी मोशन स्टडी का यूज करते हैं, ठीक। जबकि माइक्रोमेशन में छोटे पैमाने पे काम आपका होता था। और लिखा गया है कि मोशन स्टडी में पूरे कार्यचक्र का एक फिल्म को साथ ना खींचकर आंशिक तौर पर थोड़ी थोड़ी फिल्म खींची जाती है। इसमें ये नहीं होता कि लगातार होता रहे, ऐसा नहीं, थोड़े थोड़े समय पे सेकंड रहता है कि 4 सेकंड में एक फ़ोटो खींचेगा, 5 सेकंड में 2 फोटो खींचेगा, ऐसा काम आपका इसमें करते हैं। अर्थात पूरे कार्यचक्र की फिल्म थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद ही खींची जाती है, थोड़े थोड़े समय के बाद ही सारा जो प्रोसेस होता है उसका रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ समय के बाद इसमें हम लोग करते हैं, लगातार इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है। उदाहरण के लिए 1 सेकंड में या तो एक चित्र खींचा जाता है या इससे कम भी खींच सकते हैं, ठीक। अर्थात 3 या 4 सेकंड में एवरेज मान लीजिए कि एक चित्र को यह खींचेगा। यह कार्य चलचित्र कैमरे पर एक समय युक्ति लगाकर ही संभव हो पाता है। मतलब एक टाइमिंग डिवाइस लगा दी जाती है, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक सेट कर दिया जाता है और वह ऑटोमेटिक अपना सब काम या मी मोशन के अंतर्गत आपका होता रहता है। चलचित्र कैमरे पर लगी हुई समय युक्ति निश्चित समयों पर स्वतः ही कैमरे को चालू या बंद करती है। जो भी प्रोग्रामिंग उसमें की रहेगी कि 4 सेकंड के बाद बंद कर देना है, 15 सेकंड के बाद चालू कर देना है, जैसा उसमें आप प्रोग्रामिंग किए रहेंगे उसके अनुसार यह आपका काम करता है। इसका एडवांटेज यह होता है कि यह भी माइक्रो मोशन अध्ययन से सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसमें केवल एक ही फिल्म का प्रयोग होता है, बार बार इसमें फिल्म को चेंज नहीं करना पड़ता है, एक बार रील्स उसमें डाल दिया जाता है, सारा सेटअप उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। सेकंड कहता है कि इसमें कम फिल्म का विश्लेषण भी करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है? क्योंकि आपको पता है हर 4 सेकंड में 5 सेकंड में एक तो पहली बार रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप बार बार देख भी सकते हैं, उसमें जल्दी जल्दी करता है, आप पीछे का कुछ देख भी नहीं पाते हैं। एक बार स्टार्ट हुआ तो अंत में ही रुकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में रुका हुआ है, तब आप इसको देख सकते हैं, तो इस विश्लेषण बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कहता है कि इसका उपयोग समूह कार्य तथा जटिल या उलझे हुए कार्यों में भी किया जाता है। तो ये तो आपका इसके डेफिनेशन में ही पता चल गया कि जो काम ना हो पा रहा हो, कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए भी आप मी मोशन स्टडी करते हैं। सो गाइस, यहाँ तक आपका सेकंड लेक्चर भी समाप्त होता है। अब थर्ड लेक्चर में जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे और आपको सब कुछ बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे।